मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासत आप कुछ दिनों से SOPs के बारे में सुन रहे होंगे और बार बार टेलीविजन पे कहा जा रहा होगा, हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा होगा और आप मुसलसल सुन सुन के आप भी सोचते होंगे कि SOPs है क्या। तो मैं SOPs की कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा और फिर उससे अंदाजा लगाएं कि अब आपने क्या करना है। अभी हम एक फुटेज दिखाएंगे, ये सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब से रिलेटेड है और ये इनके साहबजादे हैं अवाफ अलवी साहब। अवाफ अलवी साहब ने ये ट्वीट किया है, ये फुटेजेस, ये इस्लामाबाद के अंदर एक स्वीट शॉप है जिसके अंदर आरफ अलवी साहब वहां पे खड़े हैं और इनके साहबजादे का ये कहना है कि ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, सदर मुमलकत अक्सर ये करते रहते हैं। मसलन 2 दिन पहले वो टोपी और मास्क पहने इस्लामाबाद में आगे एक स्वीट की दुकान का नाम है लेकिन मैं वो दुकान नहीं बोल रहा, स्वीट पर रस मलाई लेने के लिए गए। वो समाजी फासले की लाइन का ख्याल किए बगैर काउंटर पर चले गए, लेकिन काउंटर पे इन्हें लाइन का ख्याल रखने का कहा गया, इन्होंने ऐसा ही किया और आधा घंटा वहां खड़े रहे। बहुत अच्छी बात है, ये मैं अप्रिशिएट करता हूं सदर साहब की स्पिरिट को कि इन्होंने लाइन की पाबंदी भी की और उसके बाद ये मास्क पहन के टोपी पहन के वहां पे गए। लेकिन कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प हैं कि जो SOPs हैं जो हमें बताया गया है, उन SOPs में पहला SOP ये है कि आप बिला वजह अपने घर से बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उनको तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तीसरा, आपको मास्क पहनना चाहिए, कैप पहननी चाहिए और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपको 6 फुट का फासला रखना चाहिए। एक तो सदर साहब की उम्र 70 साल है और जाहिर है इनको रसमलाई जैसे काम के लिए तो बाहर नहीं जाना चाहिए थे, ये मेरा ख्याल है बिला वजह ही बाहर चले गए। और अगर सदर मुमलकत वो इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे और वो आधा आधा घंटा किसी स्वीट शॉप में खड़े रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि SOPs फिर पाकिस्तान के अंदर उस तरह SOPs नहीं है जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये SOPs को फॉलो करना चाहिए था। दूसरा वाकया आज सिंध असेंबली के बाहर हुआ। सिंध असेंबली के बाहर आज अपोजिशन के हजरात, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs शामिल थे, MQM के MPs शामिल थे, GDA के MPs के शामिल थे और इन सब ने एहतजाज किया सिंध असेंबली के सामने कि गवर्नमेंट इजलास नहीं बुला रही असेंबली का। लेकिन जहां पे ये बैठे हुए हैं अगर आप ये देखें तो ये बहुत एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, किसी ने फासले का, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क भी इस्तेमाल नहीं किए और वहां पर जब तकरीरें की जा रही थी तो लोगों के सामने थे, जिससे अगर खुदा ना खास्ता इनमें एक शख्स भी अगर कोरोना का मरीज निकल आया तो बाकी सब लोगों के अफेक्ट होने के कितने चांसेस हैं इसका आप अंदाजा लगाएं। जब MPs ख्याल नहीं रखेंगे, जब रूलिंग पार्टीज ख्याल नहीं रखेंगे SOPs का, जब सदर पाकिस्तान ख्याल नहीं रखेंगे तो आप और मैं कौन होते हैं ख्याल रखने वाला। फिर हम कैसे एक आम आदमी से तवक्को करेंगे कि वो मास्क पहनकर बाहर निकलेगा, वो 6 फुट का फासला रखेगा और अगर उसकी उम्र 50 साल से जायद है तो वो बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, तमाम सियासतदानों से दरख्वास्त है कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर शख्स SOPs का ख्याल रखे तो सबसे पहले आपको अपना घर, हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो बाहर कोई शख्स पाबंदी का ख्याल नहीं करेगा। ये SOPs के ऊपर की पाबंदी क्यों नहीं की जा रही, ये हमारे प्रोग्राम का इशू होगा। दूसरा, सिंध के अंदर क्या हो रहा है। सिंध के अंदर जो एक दिलचस्प सूरत हाल है कि वहां पे अपोजिशन मुजाहरा कर रही है गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट सिंध असेंबली का इजलास बुलाए और यहां पर जब वफाक का इशू था तो यहां पर भी अपोजिशन मुतालबा कर रही थी गवर्नमेंट से कि यहां पर कौमी असेंबली का इजलास बुलवाया जाए। यहां पर भी गवर्नमेंट नहीं बुलवा रही थी, वहां पे गवर्नमेंट नहीं बुलवा रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां की गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वफाक की और वहां पे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही थी और वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत है जो अभी हम आपके सामने इस प्रोग्राम में रखेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खेल दास साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, हिंदू पाकिस्तानी है और मैं इन पर फख्र करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। शैला रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे, सिंध की सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं और रुकने सिंध असेंबली, आज सिंध असेंबली के
सामने इन्होंने भी एहतजाज किया था। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। हलीम आदिल शेख साहब, ये फरमाइएगा सर, सबसे पहले तो आप लोगों को सर ये समाजी फासले का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? अगर आप नहीं रख रहे तो बाकी लोग कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो आप जवाब देना सर। देखिए जॉय साहब, मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल समाजी फासले के ख्याल के लिए अंदर असेंबली का पूरा हॉल मौजूद था, जिसमें आज से 4 रोज पहले पीपल्स पार्टी के 5 मिनिस्टर्स हमारे पास आए थे और उसमें पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी थे, अफेयर्स के वजीर भी, और तय हुआ था कि हमने एसओपी के साथ एक सीट कम करके, मतलब 161 के ईवान में से 91 लोगों को टोटल बिठाना था, और उसमें बड़ा फासला 6-6 फुट का फासला था, सब कुछ था। लेकिन हुआ ये कि अचानक, जैसे आपने भी फरमा रहे थे अपने इंट्रो में, कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ नहीं मान रही थी हमारी गवर्नमेंट, लेकिन वो मान गई। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, चूंकि उन्हें बेनकाब होने का खतरा था, तो कल उन्होंने पहले अनाउंस किया कि हम इजलास कर रहे हैं, तो उसके बाद खत्म कर दिया। हम तो एसओपीज को फॉलो करते हुए इजलास में जाना चाह रहे थे, इशूज पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन तो कहते ना, मरता क्या ना करता। देखिए, अब अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम को हमें राशन नहीं मिल रहा, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, लोगों को पूछा कोई नहीं जा रहा, लोग हमारे नुमाइंदे हो। देखिए, मैं आपके सारे मुतालबा से इत्तफाक करता हूं, आपका हक है, लेकिन फिर वही सवाल है कि ये तवक्को कर रहे हैं आप कौम से कि कौम समाजी फासला भी रखेगी और वो एसओपीज जो गवर्नमेंट ने की है उसको फॉलो भी करेगी, लेकिन जब आप खुद उसकी धज्जियां उधेड़ रहे हैं, बखेर रहे हैं सिंध असेंबली के सामने, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आवाम कितना सीरियस लेगी फिर आपकी बात को। सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमने तो नहीं कहा था ना, आज इजलास था हमारा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर इजलास था, वहां हमने एग्री किया था कि एसओपी के साथ कर रहे हैं हमने। लेकिन जब अचानक दरवाजे बंद कर दिए गए, हम वहां गए तो पता चला इजलास नहीं है। कल शाम को उन्होंने मन बंद कर दिया। अल्टीमेटली हमने अपनी आवाज लोगों की उठानी है, हमने बात करनी है, हमारा हम नुमाइंदे, हम भी अगर छुप कर बैठ जाए, इनके वज़ीर आला साहब की तरह निकलते हैं, बुलेटिन पढ़ते हैं, रोना धोना, फिर अंदर छुप जाते हैं, फिर कहीं से निकल के आते हैं, अकेले बैठते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, करना कुछ नहीं, और उसका हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम की बात करनी है आज। इसलिए हम समझते हमें नहीं करना चाहिए था, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं कि एसओपीज की हमने फॉलो नहीं किया, लेकिन अपनी जान पे खेल के भी अपने आवाम की बात हमने उठानी है। अगर हम भी छुप जाए, लिप जाए, गुम हो जाए, तो हमारे लोग हमसे पूछेंगे, चूंकि सिंध में बहुत बुरा हाल है चौई साहब, सिंध में बहुत बुरा हाल है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, आप बाकी चीजें सर साइड पर है। अगर खुदा न खास्ता आप खुद अगर मरीज हो गए तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपका कितना ज्यादा नुकसान होगा। ख्वाजा साहब की तरफ जाना चाहिए। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा कर रही है कि सिंध के अंदर एमरजेंसी लगा दी जाए और अगर गवर्नर रूल भी लगा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप फरमाइए आपका अपना मौकफ क्या है? आप भी चाहते हैं कि गवर्नर रूल लग जाए सिंध के अंदर? शुक्रिया जावेद साहब। पहली चीज तो आज आपने जिस चीज की निशानदेही की है, ये हमारी गलती है। हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं और वैसे हम ये रखते हैं ख्याल, लेकिन इस बार नहीं रख सके, आइंदा कोशिश करेंगे। लेकिन एमपीएस की हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें अपने हल्के में भी होना होता है, और हमारे हल्के के लोग हमसे बहुत कुछ तवक्को करते हैं कि हम फेवरेट के मसाइल, हम समाजी मसाइल, और उसमें हमारे लिए कई दफा ये मुश्किलात भी आ जाती हैं कि लोग हमारे से करीब रहते हैं और हमने दूर करना फिर शायद रवैये का मसला भी बन जाता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त। जहाँ तक गवर्नर आज की बात है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में पीटीआई से कोई मशावरत नहीं हुई, ना उन्होंने हमें इस मामले में अपने मौक़िफ़ के ऊपर अपोजिशन लीडर ने ऑन बोर्ड लिया। लेकिन इसके बावजूद मैं एमक्यूएम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि एमक्यूएम किसी भी सतह पर गवर्नर राज की हिमायत नहीं करती, और ना ही हम किसी भी गैर जमहूरी या गैर आईनी तरीके से हुकूमत को चलता कर देने के फेवर में। ठीक हो गया। और दूसरा, 18वीं तरमीम के अंदर को तरमीम करनी पड़े नहीं, तो उस पे क्या मौकफ होगा आपका? जावेद भाई, 18वीं तरमीम पे तो आप अगर पूरी रात की प्रोग्राम करेंगे तो मैं एक आर्टिकल पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मेरे सूबे का बजट 2008 में 240 अरब रुपए था, और आज मेरे सूबे का बजट 1200 अरब रुपए से ऊपर है। लेकिन मेरे सूबे में चीफ मिनिस्टर की बजट तकरीर वही है जो 2008 में थी। मेरे वेंटिलेटर आज भी उतने ही है जो पहले थे, ट्रांसपोर्ट मेरे पास नहीं है, सेवरेज और कचरे से ये शहर उबल रहे हैं। सिर्फ मेरे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पर कई बार मैं वीडियो भेज चुका हूँ, लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन मेरे हल्के में आज रमजान है, इससे पहले रबीउल अव्वल, मुहर्रम और
बदतरीन मेरा हल्का है, जो गटर के पानी से, कीचड़ से, सेवरेज से उबल रहा है और कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। तो मैं ये जानता हूं कि 18वीं तरमीम के बाद जो हमारे साथ मुआहदा हुआ था उसमें हमें धोखा हुआ। ठीक। जो 18वीं तरमीम के 140 के सम्राट दिलों तक पहुंचने थे वो नहीं पहुंच सके और पीपल्स पार्टी ने उसे अपनी मतलबुल अनान हुकूमत तक और अपनी जात तक महदूद रखा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। शहला साहबा की तरफ जाना है। शहला साहबा, दोनों की बातें सुन ली आपने। मुझे लगता है कि अपोजिशन आपसे खुश नहीं है और वो इवन कोरोना की परवाह किए बगैर भी वो असेंबली की सीढ़ियों पर बैठने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिन आपके लिए मुश्किल दिन साबित होंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने का। सबसे पहले मैं हलीम आदिल शेख साहब से, शाहीन रज़ा जो इनकी MP हैं पंजाब की, उनकी कोरोना की वजह से शहादत हुई, उसकी ताज़ियत करती हूँ। इसके अलावा हमारे बलूचिस्तान के एक रुकन फजले आगा साहब भी आज कराची में इंतकाल फरमा गए। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे ये दो कीमती जानें भी आज गई। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अचानक नहीं असेंबली का इजलास मुलतवी किया गया और ये कोई गैर आईनी बात नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस और रूल नंबर 29 अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। लेकिन असल इशू रूल्स का नहीं, अटेंशंस का है, क्योंकि जैसे आप वफाक में कहते हैं इनकी अटेंशन अच्छी नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये सिंध में आपके बारे में इनका ख्याल ये है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये कि ये स्पीकर का राइट है कि वो किसी वक्त भी एडजर्न कर दे। इनको मेरे पास भी मैसेज आ चुका है, इन लोग के पास भी मैसेज था, ये आज क्यों आए। दूसरी बात यह है कि इनको समझना चाहिए आज सिंध में 17 अमवात में स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है तो आप वॉकआउट कर जाते हैं असेंबली से, तो वहां पे जब होता है तो जाहिर इनका भी फिर राइट बनता है उतना ही। मैंने कब कहा इनका राइट नहीं है? पहले भी जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, हमने बुलाया था, लेकिन शोमाय किस्मत के हमारी MPA का मर्डर हो गया था। तो जो कस्टम है उसमें सिटिंग मेंबर की डेथ हो जाए तो उसके बाद सिर्फ फातिहा के बाद हट जाते हैं और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है इसको एडजर्न किया गया था और फिर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉल किया था। लेकिन जो सूरत हाल अचानक सामने आई है उस में सिर्फ आज के दिन 17 अमवात हुई हैं और इसके अलावा 41 लोग वेंटिलेटर पे हैं। हलीम आदिल साहब 451 वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के। इसके अलावा सिर्फ 20 दिए हैं बाईपैप वेंटिलेटर NDMA ने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मिलाकर तकरीबन जो फिगर मैंने टीवी से उठाया था वो 1550 का था। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाह रही थी कि असेंबली खोलना मसला नहीं था, इजलास मसला नहीं था। हम हर चीज़ वाजे कर दे चुके हैं। वजीर आला अगर बैठते हैं टीवी पर तो इसीलिए बैठते हैं। अजमल वजीर साहब की तरह तेरी मेरी बात नहीं कर रहे होते। सिर्फ सूबे की जो सूरत हाल है कि इतने टेस्ट हुए, इतने पॉजिटिव आए, इतना इंतकाल हो गया, इतने वेंटिलेटर आपका मौक़िफ़ भी दुरुस्त हो सकता है। अगेन वही कहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप सिर्फ अपनी पार्टी के जो वफाक के बारे में जो एतराज़ात है वो उठा के देख लें। यहाँ पे अक्सर तहरीक इंसाफ कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर बात करते रहते हैं, उनको कौमी असेंबली में आने की क्या जरूरत है। अब यही बात आप सिंध असेंबली के बारे में कह रही है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो असेंबली का इजलास बुलाने की क्या जरूरत है। तो ये तजाद है मौक़िफ़ में। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे मौक़िफ़ से जो है वो इख्तलाफ ना करें, मुझे देने दें। असेंबली के जो छोटा मुलाजमीन है, इंट्रा सिटी बस सर्विस बंद है, देही सिंध से वो नहीं आ सकते थे। असेंबली के जो ड्राइवर्स हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स वगैरह के पास हैं जो देही सिंध में है और MPAs वगैरह, उनके लिए मसला था और कुछ बेहतर सूरत हाल नहीं समझी होगी। और आज रात जो है वो बड़ी रात है और कल फिर इबादत की रात है, तो ये सब आते इतनी दूर से, तो इन सब के ठहरना और ये सब हो जाता, शायद ये वजह रही हो। और मैं ये नहीं कहती कि आप इससे इत्तेफाक करें, शायद ये इसलिए इजलास नहीं बुलाया कि ताकि ये इबादत कर सके सब लोग। वैसे बड़ी अच्छी स्पिरिट है आपकी, मैं दाद देता हूँ, मुझे ब्रेक लेने दें। मेरा ये कहना है कि शायद ये वजह। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खेलदार साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त कोरोना 213 मुल्कों में है।
पाकिस्तान इन 213 मुल्कों में 19वें नंबर पर आ गया है। अब सबसे ज्यादा अमवात आज हुई हैं, तकरीबन 49 के करीब अमवात हैं पाकिस्तान में आज एक 24 घंटे के अंदर। इससे आप अंदाजा लगाइए। यूं महसूस होता है कि हर चीज में हम डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है टेस्ट या कोई ऐसा हमारा हम नहीं कह सकते कोई कमालात कि जिसमें वो ऊपर जा रहे हो, लेकिन कोरोना एक वाहिद चीज है जिसमें हम तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें ज्यादा सीरियस होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन सीरियस होने के बजाय जो कुछ सिंध में हो रहा है वो आपके सामने। देखिए बात जावेद चौधरी साहब, मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अहम मौजू पे मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक भी सिंध से है। जहाँ तक कोरोना की बात है तो आपने हुक्मरानों की खुसूसन वज़ीर आज़म की जो संजीदगी है या लॉकडाउन पे जो जितना उसने बात की है, जितना टाइम लिया है, तो वो तो सबने कौम ने देख ली। इनकी क्या परफॉर्मेंस है वो भी सबने देख ली। वो तो ज़ाहिर है ये तो होना ही है जो आज कुछ हो रहा है। बात ये 18वीं तरमीम में 200 में इस बात को मुकाऊंगा। पहली बात देखें 2013 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, यही 18वीं तरमीम तब भी थी। कराची से लेकर पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी से जल रहा था। KPK में PTI की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब आते हैं कराची, वो कराची में तमाम पार्टी के स्टेक होल्डर को बिठाते हैं, कराची टारगेट ऑपरेशन करते हैं। कराची जो सालों से जल रहा था, 15-20 सालों से, वो कराची पुरअमन हो गया, वो रोशनियाँ बहाल हो गई। यही आपने देखा ज़रब अज़बी हुआ, 2 ऑपरेशन किए, तमाम बजट यही थी। सूबों में कराची से लेकर सखर मतलब हैदराबाद तक मोटरवे बनी, सखर से मुल्तान मोटरवे, KPK में मोटरवेज बने। और जब भी नवाज शरीफ साहब KPK गए या सिंध गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब वो उनके साथ होते थे। जब भी उसने कोई संगे बुनियाद रखा, चीफ मिनिस्टर उसके साथ खड़ा है। आप 20 महीने में मुझे बताएं, एक ही सूबे में इनकी मुखालिफ हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, कभी मुराद अली शाह को इन्होंने साथ बिठाया? जरा मुल्क ऐसे नहीं चल सकते। इन इतने बड़े बहरानों में आप कौम को तकसीम कर रहे हैं। आप सूबों में जो है मुआवजा रही, एक ही सूबे से आप मुआवजा किस सूरत में? देखिए मैं सिंध का बासी हूँ, मुझे भी पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे माजी में तहफ़्फ़ुज़ात हुए होंगे, आज भी होंगे, मगर ये वक्त इस वक्त ये टाइम इस सूरत हाल का नहीं है। तो आप जब कोरोना है कि सिंध में एक मुखालिफ हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर रही। मैं कहता हूँ ये गवर्नर रूल की बात करते हैं या इमरजेंसी की बात कल उन्होंने की है। मुझे नहीं पता कि इनको ये इशारा कहाँ से मिलता है कि आप इस तरह की बात करें। क्या ये आइन नहीं पढ़े? आप आइन पढ़ें, आप देखें आपको गुंजाइश आप किस तरह लगा सकते हैं। आप सुबह असेंबली इशारा मिलता है कोई? देखिए ये इस मामले पे कल जिस तरह इन्होंने बात की, इनके वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने इनको डिसोन किया। तो ये एक जगह से इशारे, एक जगह से ये डोरें हिल रही है कि आप इस तरह स्ट्रेटजी, ये एक स्ट्रेटजी है। मगर मेरी बात दूसरी है कि अगर आपको परफॉर्मेंस पे आप सूबे में गवर्नर रूल लगाएंगे तो मुझे बताएं 7 साल में आपने KPK में क्या कारकर्दगी, तो पंजाब की कारकर्दगी हमें बता दें तो मैं समझ। और दूसरी तीसरी बात, वफाक में जो उनकी कारकर्दगी है, तो मैं समझता हूं इसका ये ऐसी बातें ना करें। इनको अगर इतना ही शौक है फ्रेश इलेक्शन करा दो, ये सारा मामला मुक जाएगा। बाकी 18वीं तरमीम पे किसी को ताकत नहीं है कि कंप्रोमाइज हो। वैसे अलीम आदिल शेख साहब, सवाल यह है कि 18वीं तरमीम आपको भी पता है कि आप नहीं बदल सकते, छेड़ सकते, आप गवर्नर राज भी नहीं लगा सकेंगे सिंध के अंदर, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें जो बड़ी मिसिंग है इस वक्त। लेकिन फिर ये क्यों डिबेट आप क्रिएट कर रहे हैं? यूं लगता है कि सिर्फ सिंध हुकूमत, क्योंकि आपकी एक दूसरी जमात की हुकूमत है, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अलीम आदिल शेख साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो जी हेलो सर जी, मैं कह रहा हूँ उम्मीद है कि खेल साहब मेरी बात दिल से सुनेंगे, शाला बहन भी सुनेंगी। सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ खेल साहब की तरफ से। खेल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब थे, मुराद अली शाह साहब हर जगह होते थे। वो आपने देख लिया कि ये लोग एक ही पानी के चट्टे बट्टे हैं। तोशा खाना केस के अंदर एक ही गाड़ी, इनकी दोनों की गाड़ियों की ड्यूटी जो थी वो जाली अकाउंट से एक ही मजीद साहब ने दी थी। मतलब ये इकट्ठे थे, तो ये बहुत सारे काम एक हंगाम में आप समझे वही चला रही है। इसलिए इन्होंने एक लाइन पे होना था। इमरान खान एक अलग लाइन पे है। इमरान खान की डायरेक्टर और पीपल्स पार्टी की केमिस्ट्री मिलती नहीं है। इनकी केमिस्ट्री करप्शन से शुरू होती है। इमरान खान एक असीम शख्सियत है जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर चुका है। ये तो फर्क है, हम नहीं हो सकते इनकी तरह कट्टे। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा
कि ये तो बात हुई खेल साहब की। वैसे तो कल चीनी की रिपोर्ट आ रही है, उससे अंदाजा हो जाएगा हलीम आदल शेख साहब कि करप्शन के खिलाफ हुकूमत क्या स्टैंड लेती। अरे जावेद चौधरी साहब, इससे पहले बड़ी बड़ी चीनी की रिपोर्टें बनी है। 22 अरब की करप्शन तो इन लोग पिछले दौरों की है, पीपल्स पार्टी है, नून है, यही तो बात है। इससे पहले तो आज तक किसी ने कोई रिपोर्ट बनाई, इससे पहले किसी ने, सब तो डब्बों में डालते रहे, डस्टबिन में डालते रहे। पहली दफा इमरान खान साहब को अगर कोई चीजों पर खाली कोई हमारे लोग नहीं सामने आ रहे हैं, वो तो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। इसके बाद इससे पहले कभी रिपोर्ट्स नहीं बनी, कभी पब्लिक नहीं हुई। पहले तो सीरीज वो क्या कहते हैं सोर्सेज से चीजें आया करती थी। तो मैं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इमरान खान का काम है कि अगर कोई बात है ओपन कर दो, सामने ले आओ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नर राज की डिमांड हमने नहीं की है। कल फिरदौस नकवी साहब ने कहा है, मैं क्लियर कर दूं आपको, साथ था उनके, कि आर्टिकल 149(4) के तहत सिंध में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं कि इनके पैसे आते हैं अवाम के मसाइल उसके लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, वो चले जाते हैं जाली अकाउंट में। अब भी कोरोना वायरस के दिनों में इस जनवरी फरवरी के अंदर इन्होंने 4 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी ओमनी ग्रुप को, शुगर मिल्क को सब्सिडी, राशन मिश्ता। उन्होंने तो इख्तिताम इसमें किया था कि गवर्नर राज लगाने में कोई हर्ज नहीं है और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होनी चाहिए। सर उन्होंने तो क्लियर कहा है। जावेद भाई सुन लेना, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूं, एक क्लैरिटी ले आऊं। मतलब हम क्यों कहते हैं कि चूंकि यहाँ आके पैसा किसी काम के लिए आता है, वो कहते पावर प्रोजेक्ट को मिल जाता है। हमने कहा एक फाइनेंशियल इमरजेंसी 149(4) आइन, वही भुट्टो साहब का आइन और जो अमेंडमेंट है रजा रब्बानी के अमेंडमेंट, उसके अंदर मौजूद है 149(4). हमने कहा उसके अंदर फाइनेंशियल आप उसको चीजों को कंट्रोल करें, फेडरल गवर्नमेंट देखे कि पैसा जा कर रहा है अवाम की जेब में या इनकी जेब के अंदर। दूसरा अगर ये नहीं होता 235, तो आपका इसका मतलब ये है कि मुतालबा आपका नहीं है, फिर लोगों ने ये मिस इंटरप्रेट हुई है, लोगों ने कुछ गलत मतलब लिया, आपका मतलब ये है 149(4) को आजमाए, 235 को आजमाए, और अगर फिर भी नहीं होता तो अगर गवर्नर राज भी लगाना पड़ जाए तो हमें सिंध के आवाम को बचाएं, ये है वो बात। अब मैं आता हूँ शैला बहन ने बात, शैला साहब वैसे ये तुले हुए हैं, एक मिनट, इनका ख्याल ये है कि गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सिंध में। देखिए इनका मसला ये है कि कोरोना पे बात नहीं करनी, जब कोरोना पे बात हो तो इतना शोर मचाओ और फजूल की वो चीजें जो ये कभी साबित नहीं कर सकते उस पे शुरू हो जाओ। अपने यहाँ अंदर से इजलास की खबर आती है कि जहांगीर तरीन की और उनकी हिमायत करनी है। एक पहले फोरेंसिक रिपोर्ट हुई, फिर का और आगे कर दो और आगे कर दो। हाँ, ऑपोजिशन को पहले गिरफ्तार कर लो, 6 महीने गिरफ्तार रखो, फिर उस पे कोई जो है ना आप फाइल ना कर सको और फिर वो जाके आप पैसे कैसे ही रह जाए, वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर जमानत ले ले। तो भाई ये आप इनके साथ क्यों नहीं करते कि इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? कराची में कब्जे के मामला हलीम आदिल के नाम से इतने चल रहे हैं, हमारे किसी बंदे के चलते तो अब तक गिरफ्तार हो जाता, 6 महीने जेल में रहता, फिर उसकी कोई रिपोर्ट कुछ भी ना जमा होती और हो जाता। मैं नहीं कह रही आप लोग 2.5 साल से मेरे पीछे लगे हो, 2.5 साल से लगे हो, ड्रामा करते हो, हलीम आदिल शेख की जबान रोकना चाहते हो, साबित तो करो ना। मुझसे बात करूंगी ना जावेद चौधरी साहब, आप किससे बात करना चाह रहे हैं? आप चोर, आपके चोर। मुझे बराह रास्त आप गोलाबारी करेंगी तो जवाब ही तो आएगा ना जी। आप मुझसे बात करें, बताइए। आप बात कर रही हैं तो आप देना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगी, लेकिन आप इशारा करेंगे कि आप तोप किसको चलानी है। अगर तोप इनको चलानी है तो मैं उसका जवाब दे दूंगी, मेरे पास सारी तोपों के जवाब है, और अगर तोप मैंने चलानी है तो ठीक करेंगे। आप दोनों से दरख्वास्त है कि एक एक करके बोले, आवाज समझ नहीं आ रही। आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके ऊपर ये बातें चल रही हैं। अगर ऑपोजिशन में किसी पे ये चल रही होती तो वो गिरफ्तार हो जाता। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि आप हिसाब मांग रहे हैं। हम देखिए सिंध में आपकी गवर्नमेंट अगर कोई शख्स कब्जा कर रहा है तो गिरफ्तार कर ले फिर उसको। मैंने तो रिपोर्ट नए बकर हुकूमत के ऊपर ये बात चल रही है तो वो मैं अखबार में पढ़ रही हूँ। अगर ऑपोजिशन में हो के लिए कुछ होता तो अब तक मैं भागे आ चुकी हूँ। मैं इनको थोड़ी कह रही हूँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मैं ये भी कह रही हूँ का काम कब्जे छुड़वाना नहीं है और ना वो कब्जों पे गिरफ्तार करता है। नैब तो करप्शन में करता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब
कराची में कब्जे कर रहे हैं तो आप गिरफ्तार कर लें। ये नहीं कह रही, आप बातें नहीं सुनी, वो अमका पता नहीं साड़ी में तिनका लेके बैठ गए। मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह तो जो आप बातें करते हैं, जाली अकाउंट और इस अकाउंट, ये पैंडेमिक से कौन सी सूरत हाल होगी? तुमने आज ये राशन दिया नहीं है, राशन तक के पैसा खा गए, इस्तेमाल राशन का पैसा खा गए जाते हैं हर जगह। तो इस जाली अकाउंट के पैसे को इस्तेमाल करें। ब्रेक ले दे। इजारुल हसन साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जी जो कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। ये देखिए 1017 केसेस पिछले 24 घंटे में सिंध में हो गए हैं और 17 मौत हो गई है। सिंध के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट को और अपोजिशन को मिलकर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाहिशा ये फरमाइएगा सर, ये इसमें कोई शक नहीं कि सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है और सिंध में ज़ाहिर जितने इश्यूज हैं वो सारे ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट एक वफाक से मुतालबा कर रही है कि हमारे 205 अरब रुपए हैं जो NFC अवार्ड के देने थे वफाक ने सिंध के, वो अभी तक नहीं दिए। तो आप वफाक में, क्योंकि इत्तेहादिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आप यहाँ पे वफाक पे जोर दें कि 205 अरब रुपए दें ताकि कराची की हालत या सिंध की हालत तो बेहतर हो सके। मेरा ख्याल है कि जावेद चौधरी साहब NFC के सबसे ज्यादा ख्वाह और सबसे ज्यादा इस पर काम एमके ने किया है पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन अफसोस ये कि मैंने आपसे सवाल किया था कि 2008 में मेरा सूबे का बजट 240 अरब रुपए था और आज मेरा बजट 1200 अरब रुपए से ऊपर है और 2000 अरब रुपए हम डेवलपमेंट पे खर्च कर चुके हैं। तो फिर मैं भी तो अपने आपसे सवाल करूंगा कि आखिर 18वीं तरमीम के बाद मेरा इलाका बदतरीन क्यों हो गया? और मेरा इलाका नहीं, लाड़काना में अगर कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है और 16 घंटे बाद वो पेशेंट यहाँ आकर वो बच्चा जना अस्पताल में मर जाता है, तो फिर मैं ये सवाल करने में हक बजाने हूँ कि मेरे साथ 18वीं तरमीम में धोखा हो गया। बिल्कुल सही। और फिर 18वीं तरमीम में जो जिलों तक बड़ी अच्छी बात है, मुराद अली शाह साहब NFC पे सीखते हैं, चिल्लाते हैं, पीपल्स पार्टी ये कहती है। मुझे ये बताएं ना कि ये 13 साल में मैं PFC का क्या करूं? मुझे लाड़काना को क्यों नहीं पैसे उसी तरीकेकार से मिलते, मेरे शहर को क्यों नहीं मिलते? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का एक इजलास हुआ 13 साल में, एक इजलास। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि मसला हमारा, मुझे अफसोस है इस बात का कि वफाक और सूबाई हुकूमत इतने एपिडेमिक में एक पेज पे नहीं है। और कराची के हवाले से मैं एक बात करके अपनी मुख्तसर करूंगा। जो शख्स हजारों अरब रुपए वफाक को रेवेन्यू दे, जो शख्स 250 अरब रुपए सालाना सूबे को दे, उस शहर को संभालने और पालने वाला कोई नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही बात आपका नुक्ता आ गया है और अच्छी बात है, आपने कम वक्त में बड़ी ठोस बात की है। वैसे शैला साहबा बताएं, इन सवालों का क्या जवाब है? जब 1200 अरब रुपए आप लगा देते हैं तो कहां लगता है वो? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं चाहूंगी कि मुझे भी इतने इत्मीनान से सुना जाए। देखिए जी, हम सारे हिसाब भी देने को तैयार हैं और जैसे ये इस दफा के 205 अरब है ना, इस तरह बजट की बुक देख के एडिशन नहीं करे, हर साल के इसी तरह NFC से कटते हैं, तो ये 1200 अरब नहीं आए। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बताती हूँ कि अगर ये पैसे जितने भी आए हमने लगाया है। आज पैंडेमिक में भी बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब जो है वो 3 जगह हैं। अब ये कुत्ते के कांटे पे जब चले जाते हैं ना कोरोना से, तो मैं इनको ये बताती हूँ कि कुत्ते की कांटे की दवा भारत से आती है और भारत से दवाओं के बदले जो ब्रांडेड आइटम आए वो उसका हिसाब चल रहा है। और मुझे ये फख्र है कहने में कि कुत्ते के काटने की एशिया की दूसरी और पाकिस्तान की पहली लैब सीरोलॉजी की जो है वो जामशोरों ने इसकी दवा बना ली है और यास्मीन राशिद ने कहा है कि हम खरीदेंगे सिंध से, और एंटीवेनम भी। तो ये चीजें हैं ये इन्हें नजर आनी चाहिए कि गंबट में किडनी ट्रांसप्लांट के 200 से ज्यादा जो है वो ऑपरेशन हो गए। इन्हें समझ आना चाहिए कि कराची में इस वक्त एशिया के सिर्फ 17 ममालिक में है और 17वां ममालिक मेरा है जहां साइबर नाइफ है, जहां पे NICVD पूरे सिंध में इतने बेहतर बने हुए हैं, जहां बजट में बहुत बड़ा हिस्सा SIUT इंडस का होता है। तो हम सब चीज का हिसाब देने को तैयार हैं। हमने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितनी नौकरियां दी और हर बजट में वजीर आला देते हैं एक एक चीज का। और अभी भी पेंडेमिक में जितनी चीजें डिस्ट्रिक्ट्स में गए, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कराची को दिया गया है। और देखिए खालिद साहब की बात भी गलत नहीं है, कराची के हालात बड़े खराब हैं। आप जाके देखें
जितना कचरा पड़ा हुआ है, जितना पानी के लिए लोग रो रहे हैं, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें हैं, छोटे अस्पताल जो उनके हालात बहुत ही खराब है। आप जाके देखें, थोड़ा सा रिमोट एरियाज में जाके देखें आप कराची के सबर्ब्स में, इनकी बात गलत नहीं है। खेलदास साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो वफाक और सिंध के दरमियान लड़ाई, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या है? मैं आता हूँ शाले साहब आऊंगा। पहले हलीम आदिल शेख साहब ने जो कहा कि ये आपस में मिले हुए हैं, ये करप्शन पे बात की, ये 7 सालों से पीटीआई बात कर रही है, 20 महीनों से ये गवर्नमेंट में है, 7 सालों में इन्होंने 1 रुपया हम पे साबित नहीं किया। अगर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के खजाने के पैसे जो खाने में या उस जुर्म में अगर सजा होती, मैं इनकी बात मानता। अगर शहबाज शरीफ पे इन्होंने गिरफ्तार करके झूठे केसों में रखता, ये 1 रुपए का सबूत लेके आता, तो मैं इसकी तायीद करता। ये नहीं, ये अगर शाहिद खाका नवाज़ी आज भी 350 दिन हो गए, हमजा शहबाज जेल में है, साद रफीक जेल में गए, मरियम नवाज साहिबा जेल में गई, मैं एहसन इकबाल साहब जेल में गए, किसी का 1 रुपए का अगर मेरी लीडरशिप पे ये ले आए कि ये सबूत है, ये पाकिस्तान के खजाने से, ये पंजाब के खजाने से खाया है, मैं आपको चौधरी साहब ये मैं दावा से कहता हूं, मैं उस पार्टी का ऐसा नहीं रहूंगा। मगर मुझे फख्र है कि मेरी लीडरशिप इस मुल्क की खिदमत की है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तमाम ने, जो टीम थी उसकी, इसाक डार साहब ने, आप साबित तो करें। आप 20 महीनों से हुकूमत में हमें गालियां दे रहे हैं, हमें इंतकाम का निशाना रखा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम एक एक गिरफ्तारी का हिसाब भी लेंगे, हम एक इससे पीटीआई से एक एक गाली का भी हिसाब लेंगे, और हम भी लेंगे और पाकिस्तानी कौम भी लेंगी, जो इतना पूरा टाइम। तो बात ये अगर कराची को इनको तकलीफ होती है, तो मुझे बताए पिशावर को उन्होंने तबाह कर दिया है, बीआरटी का मंसूबा 100 अरब में मुकम्मल नहीं हो रहा है, पंजाब जिसको खात्मे आला शहबाज शरीफ ने बनाया, उसका हशर इन्होंने क्या किया है। आप लाहौर में जाएं, आप फैसलाबाद में जाएं, क्यों नहीं बात होती, क्यों कराची को टारगेट किया जाता है? ये समझते हैं कि कराची पे हम हमला करेंगे। जो भी जिसकी लसानियत की सोच है, ये सोच नवाज शरीफ ने 2013 में खत्म कर दी थी। उन तमाम, आपका ख्याल ये सुबाहियत को हवा दे रहे हैं, ये सुबाहियत को हवा दे रहे हैं, ये लसानियत को हवा दे रही है, ये आपस में जो कौम को तकसीम कर रही है, ये मजहबों में तफरीक पैदा कर रही है। मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अलीम आदिल शेख साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सारी का ख्याल ये है कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप सुबाहियत को हवा दे रहे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हलीम आदिल शेख साहब, ये खेलदास साहब का भी कहना है कि पुराने केस तो आपसे साबित हो नहीं रहे, अब आप सिंध के नए केस खोल रहे हैं, तो उनको कैसे हल करेंगे, उनका कैसे एक सोल्यूशन निकालेंगे? वो कहते हैं कि स्ट्रेट रहें आप। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे थोड़ा सुन लिया जाएगा। मैं एक बात करना चाहता हूँ मोहतरम खेलदास साहब से कि शहबाज शरीफ साहब की पुरानी बात कोई नहीं करता। जरा बता दें, मलिक मकसूद जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में 18,000 तनख्वाह पे मुलाजिम थे, उनके अकाउंट में 1.5 अरब रुपए कैसे चले गए? इसके अलावा 17, 18, 20 और 30,000 तक तनख्वाह लेने वाले लोगों के अकाउंट्स में 17 अरब रुपए गए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस दिन शहजाद अकबर साहब ने सवाल किया है शहबाज शरीफ साहब से, आए बाएं शायद सब लोग आगे, 5-6 लोग आगे बोलने लगे, अरे बता दीजिए ना मलिक मकसूद के बाद पैसे कहां से आ गए, इन मुलाजमीन के बाद पैसे कहां से आ गए? पर सीधा तो जवाब है। हलीम आदिल शेख साहब, अगर मेरी बात सुने, हलीम आदिल शेख साहब, बीच में अगर शरीफ खानदान के बिजनेस को छोड़ के उनकी ट्रांजेक्शन का मैं दिफा नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, PMLN के लीडरशिप ने पाकिस्तान के खजाने से कितने पैसे खाए हैं, वो मुझे बताओ। कारोबार कोई करता है, कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान में। अगर कारोबार करना जुर्म है, ये पैसे ट्रांजेक्शन, पाकिस्तान में एक ही नवाज शरीफ था जिसके आप ट्रांजेक्शन निकाल रहे हो, 70 सालों का उससे हिसाब ले रहे हो। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और भी रहती है, आप उनके दादा का, वालिद का, बेटे का, अब 3 नस्लों का शरीफ खानदानों का हिसाब लिया है। 1 रुपए का अगर आप साबित करवा दें, मैं कहता हूं मैं इस पार्टी का ऐसा नहीं रहूंगा। बाकी कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है। मौका है अलीम आदिल शेख साहब, इनको पार्टी से तो निकलवाएं कम से कम। चलें अलीम आदिल शेख मिस्टर कोहिस्तानी साहब, मिस्टर कोहिस्तानी केस में अकामा में नहीं आती ना सजा, इसीलिए मैं डट के बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ को अकामा में फिर उनको सजा नहीं देनी पड़ती। जी शेख साहब, पहले मेरी अच्छी बात सुनी है, मेरे तरीके से बात सुने। पहले भी एक शो में झगड़ा हुआ था, इज्जत दो, आप मेरी सुनो, आप मेरी सुनो, ऐसे आगे शुरू हो जाते यार। बात मैंने एक सवाल के जवाब दे देना, हम अच्छी से सुनो मेरी बात। ऐसा बात यह है, जज्बाती ना हो, आप जवाब दें। मैंने आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगा आपको। खामोश, मेरी बात सुनो आराम से। मैं कह रहा हूँ चाई साहब,
कोई सूबों का इशू नहीं है। इशू ये है कि धमकियां नहीं दो टीवी पे, खामोश खामोश, मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, खामोश हो जाऊं ना कि आपके दफ्तर में बैठा हूं मैं। जैसे आप पार्लियामेंटर हो, पार्लियामेंटर के जो लोन है उसको देखो, पार्लियामेंट में किस इज्जत से बात की जाती है। मैंने कोई आप पे जाती हमला नहीं किया अली महमूद शेख साहब, मैंने कोई आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। शैलाबाजी ने बात की मगर मैंने आपकी जात पे बात नहीं की। ये इस तरह आप मुझे धमकियां नहीं दे सकते। ना ही मैं डरता हूँ, ना आपके जेलों से हम डरते हैं, ना आपके केसेस से डरते हैं। बीच में नहीं आओ, बीच में क्यों आ रहे हो यार? मैंने आपकी बात सुनी है, क्या इन्हें बात, मैंने इनकी बात सुनी ना, पूरी सुनी, बीच में क्यों बात कर रहे हैं? मेरा राइट है, मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, इन लोगों का तरीका होना चाहिए। मैं किसी के बीच में आया? देखिए बात यह है, फिल्म में 15,000 अरब रुपए आते हैं पिछले 12 साल के अंदर। 2010 से 18वीं तरमीम भी आ जाती है। हेल्थ में 5,500 अरब आते हैं। मेरी शैला बहन बहुत मोहतरम है मेरे लिए, उन्होंने कहा 1500 वेंटिलेटर है, जबकि मुर्तजा साहब ने कहा था 288 जी 15,000 अरब है पिछले 12 साल में। क्या हो गया? इस साल 1,200 अरब है। 1,200 अरब का बजट सर, हाँ जी, इस साल 1,200 अरब है। 1,200 अरब होगा। हाँ, इस साल नहीं, एक साल का 1,200 कितने हो गए? 12 साल के 15,000 अरब। मैं गलत तो नहीं कह रहा? इस साल का 1,200, पिछले साल का 1,100। खाई साहब आखिरी लम्हात है, मुझे खाई साहब एक छोटा सवाल करना है। खाई साहब आपको सिंध की सियासत कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? खाई साहब मैं समझ नहीं, सिर्फ ये बगले बजाते रहेंगे। खाई साहब आवाज आ रही है आपको? शैला साहबा ये बताइएगा कि अल्टीमेटली क्या नतीजा निकलेगा सारी सूरत हाल का? चल सेकंड रह गए। मैं बस इनको ये बताना चाहती हूँ, हलीम आदिल आजकल बहुत परेशान है, लेकिन ये एनडीएमए का सारा डेटा है मेरे पास। 451 वेंटिलेटर है सिंध में सरकारी हॉस्पिटल में, और कराची में जितना रोड सेक्टर में हमारे दौर में काम हुआ है, यूनिवर्सिटीज बनी है। कराची को 100 मेगावाट हम बिजली दे रहे हैं, घर में हमने अपने पैसों से 660 मेगावाट बिजली बनाई है। और एमक्यूएम अपने बड़े खत्म हो गया। ख्वाजा आपने दूसरी फैसला आपने खुद कर रहे हैं। आज एक एमपीए गुजरावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहीन रजा साहबा उनका नाम था, वो रजाए इलाही से इंतकाल कर गई कोरोना की वजह से। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।